अभी हम पढ़ेंगे सेट 6 पढ़ेंगे बिहार दरोगा। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास जन्म करते हैं 2.3 सेंटीमीटर होती है। ये जो दिया हुआ रेटिना है, ये लेंस है। नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है। नेत्र गोलक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर्स कोशिकाएं होती है। यह एक साधारण कैमरे की तरह काम करती है, निर्मित होती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना होता है। जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना अर्थात फोकस दूरी का मान जो है ना, सामान्य की आँख की अपेक्षा घट जाता है। इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होती बल्कि उससे पहले या अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। इसके लिए उक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे है 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? वो किया गया था विक्टर इमैनुएल टू को। विक्टर इमैनुएल टू को घोषित किया गया था ना। आगे चलते हैं। 1861 में संयुक्त इटली का राजा जो था विक्टर इमैनुएल टू को घोषित किया गया था। 1849 में विक्टर इमैनुएल सर्डिनिया का राजा बना। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था कि काबुल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेज़नी ने किया था। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेज़नी ने किया था ना। चलिए आगे चलते हैं। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेज़नी ने किया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो, मेज़नी ने कहा था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। मेज़नी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण उसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। मेज़नी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के आदर्शों को प्रसार किया था। गेरीमाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। आगे चलते हैं। आगे गेरीमाल्डी इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। कथा कि आरंभ में गेरीमाल्डी मेज़नी के पक्ष में था लेकिन बाद में वह काबुल के पक्ष में आ गया। 1852 में काबुल सार्डिनिया पिडमेंट का प्रधानमंत्री बना। 1852 में काबुल सार्डिनिया पिडमेंट का प्रधानमंत्री बना। काबुल इल रिसो गर्मिटो नामक समाचार पत्र का संपादक था। इसी काबुल के दिशा में निर्देशक में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी यानी कि पूरा लेख अध्ययन। आगे शिलालेख का अध्ययन पूरा लेख यानी कि एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, सैलाबों, तांबों की प्लेटों, इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व भौतिक के अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन होता है। पुरातत्व भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग का जनक माना जाता है। अब आगे बालघाट किस राज्य में स्थित है? तो बालघाट जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? बालघाट मध्य प्रदेश में है। आगे की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित बालघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालघाट का अर्थ है कि घाटों के ऊपर एक शहर। बालघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्य में नसलिहार बांध या धोबी बांध या गंगूरपाड़ा झरना शामिल है। कहता है कि वैनगंगा नदी यहाँ से होकर के बहती है। कौन? बालघाट से। आगे है कि बालघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 1021 है बालघाट। प्रतियोगी परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर कहा जाता है। मध्य प्रदेश को मुंबई किसका? इंदौर को। मध्य प्रदेश को मुंबई इंदौर कहा जाता है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला में है। उदयगिरी की गुफा कहाँ? विदिशा जिला में है। नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग पेपर जो है नेपानगर में है। आगे राम रोटी योजना
2010 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में शुरू किया गया था। राम रोटी योजना भोपाल, इंदौर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू किया गया था। कहाँ का? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में शुरू किया गया था। अब आगे भारत के कुछ प्रमुख घाटी। बराक घाटी असम है, बसपा घाटी, बसपा हिमाचल प्रदेश, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र घाटी असम है, आगे चलते हैं। अब आगे है आपका दाहनु घाटी जम्मू कश्मीर, दाहनु घाटी जम्मू कश्मीर में है। दाहनु घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। बिहिंग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दाहनु घाटी जम्मू कश्मीर में है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। हार की दून घाटी उत्तराखंड में है। कुटी घाटी उत्तराखंड में। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। शांति घाटी केरल में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। कुटी घाटी उत्तराखंड में। हार की दून घाटी उत्तराखंड में है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में और दाहनु घाटी जम्मू कश्मीर में। आगे सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1960 में। कहाँ है? 1960 में किया गया। सड़क सीमा संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था। सड़क सीमा संगठन भारत के एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना दिनांक 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 मई 2023 को देश भर की सड़क टुकड़ों को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब आगे की प्रतिरक्षी परीक्षा देख लेते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। कहता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन का स्थापना कब? 1958। कहाँ है? बेंगलोर में, नई दिल्ली मुख्यालय है। कहता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में मुख्यालय है 1958 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 69 में। कहाँ? बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई 1935 में। क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मुंबई 1928 में। भारतीय जीवन बीमा LIC 1956 में मुंबई में। फिर पढ़ते हैं रक्षा अनुसंधान 58। कहाँ? नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु 1969 में। रिजर्व बैंक 35 में मुंबई में। मानक ब्यूरो नई दिल्ली 1986 में। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 28 मुंबई मुख्यालय है। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में। आगे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने 30 दिसंबर 1923 को BRO के 28वें महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अब आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में जानेंगे। कोपड़ा कब आया था? 86 में। कोपड़ा 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्या और इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काटा भी कहा जाता है। यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो था, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नियम 2010 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 में, राष्ट्रीय हरित 10 में और सुरक्षा अधिनियम 23 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब आगे कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम क्या है? ये जो है ना एक प्रकार का धातु है। क्या है? धातु है। कहते हैं कि इसकी खोज IIT रोपर के शोधनकर्ताओं की एक टीम ने किया है। टेटम का परमाणु क्रमांक 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संरक्षण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक भी अत्यंत उच्च होता है। टेटम से बने कैपेसिटर छोटे आकार के अधिक बिजली भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दी है, जिसमें टेटलम भी शामिल है। आगे है प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे कि सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1802 ईस्वी में एंडर्स गुस्तफाक एकेनबर्ग ने किया था। कौन? एंडर्स गुस्तफाक एकेनबर्ग। कब? 1802 में ईस्वी था।
आगे की टेंटलम धातु को भारत कितना है, प्रश्न 73 है। टेंटलम धातु को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और जर्मनी से आयात करता है। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, तो नहीं आपका लिंगानुपात, जबकि शिक्षा है, संसाधन तक पहुंच है और स्वास्थ्य है। मानव विकास सूचकांक को 3 आयामों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। आगे इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इंगे कौल के द्वारा किया गया था। इसका मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 के बारे में जानेंगे। स्विट्जरलैंड का रैंक कितना है, 1 है। सबसे पहले ऊपर है स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, फिर भारत। भारत चौथा स्थान पर है, 132वें स्थान रैंक पर है। भारत के 132वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड 1, नॉर्वे 2, आइसलैंड 3, भारत 132। हिस्सेदारी है 0.633 का। आगे है कृषि में विकास। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में जो होता है ना, बता देते हैं, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। यह छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। आगे है कृषि में छिपी पर्सन या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी पर्सन छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक का श्रम काम पर लग जाते हैं, इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी क्या होता है? जिसमें किसी काम को करने के लिए जितना श्रम की आवश्यकता होती है उससे अधिक काम पर लग जाना। इसमें सामान्य उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन कर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी और पुरानी उत्पादन इत्यादि। मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? किताबें छापने पर प्रतिबंध लगाना, न्यूनतम मजदूरी देना, भाषण देना, ये होता है न्यूनतम मजदूरी देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के आधार से वंचित करने के तुल्य और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की वक्ताओं को बढ़ा करके केवल जीवन का आर्थिक जीवित रहने तक नहीं मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। साथ ही गोपनीय का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण आदि का अनुच्छेद 21 में है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों के मार्ग का अधिकार है। कौन? हथकड़ी लगाने का विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी, निःशुल्क कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और पहाड़ी क्षेत्रों के मार्ग का अधिकार है। आगे है खाली स्थानों को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है? तो पोजीशन हो जाएगा आपका ऑफ। जैसे कि देने हैं कि ही वाज जेलोस डैश हर सक्सेस, ऑफ सक्सेस। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ शब्द के लिस्ट और उनके साथ प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशन दिए गए हैं। हमको देखना नहीं है ये सब प्रीपोजिशन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगा करके बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है? वो हो जाएगा आपका 565 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोरिया ओपन के दौरान किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज स्लैम लगा करके गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सात्विक साईराज ने यह स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया गया था। सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब जीता है। हुंगल क्या है? इसके बारे में जानेंगे। हुंगुल
हुंगुल जो है ना एक कश्मीरी हिरन है। क्या है? कश्मीरी हिरन है। आगे चलते हैं। या उत्तरी भारत पाकिस्तान खासकर जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला लाल हिरन की एक नस्ल है। कौन? हुंगुल। कश्मीर का दाचीग्राम उद्यान राष्ट्रीय उद्यान इस हिरन के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम हुंगुल। आगे कश्मीर का दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान यही हुंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? क्या कौन हिरन है? कश्मीरी हिरन है। आगे यह जम्मू और कश्मीर का राज पशु है। कौन? हुंगुल। हुंगुल का वैज्ञानिक नाम सवर्स कहते हैं एलॉफस हुंगुल है। सवर्स सोचते कि सवर्स एलॉसफ हुंगुल है। पहली बार अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1844 में इस प्रजाति को चिन्हित किया था। IUCN के रेड डाटा बुक में हुंगुल को विलुप्त प्राप्त पशु घोषित किया गया। हुंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में किया गया था। हुंगुल परियोजना का शुरुआत 1970 में किया गया था। आगे चलते हैं। बिहार का पशु है बैल और गौर जिसको बोलते हैं बैल। झारखंड का हाथी, उड़ीसा का सांभर, पंजाब को काला हिरन, राजस्थान का चिंकारा, आंध्र प्रदेश का काला हिरन, और गुजरात को हो जाएगा एशियाई शेर, महाराष्ट्र हो जाएगा विशालकाय गिलहरी। फिर बिहार के बैल, झारखंड का हाथी, उड़ीसा का सांभर, पंजाब का काला हिरन, राजस्थान का चिंकारा, आंध्र प्रदेश का काला हिरन, गुजरात के एशियाई शेर, महाराष्ट्र के विशालकाय गिलहरी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जी का आवेश बड़ा वाला जी है। जी आकाश किस खेल संबंधित है? जी आकाश, ओहो जी आकाश ये हो जाएगा आपका शतरंज खिलाड़ी से। आगे के तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर हैं। पी श्याम निखिल 50वें बन गए हैं। आगे की विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा एम्पेयर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है मतलब विद्युत धारा I बराबर आवेश Q/T। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव मनाया जाता है आपका कर्नाटक में, बहुत जगह मनाया जाता है। चलते हैं। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सुदर्शन दर्शन कहते हैं कि सिंधु दर्शन लद्दाख, नुआखाई या बाली यात्रा उड़ीसा, तवांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, संगाई हो जाएगा मणिपुर, नमस्ते ओरछा मणिपुर, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बोनालुआ या बथुम्मा तेलंगाना में हो जाएगा, उत्तरायण या बेसत्तु बरस गुजरात हो जाएगा, फूलदेई उत्तराखंड हो जाएगा। बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको जो है आपका माली की राजधानी है। अब आगे बमाको माली देश की राजधानी है या माली देश का सबसे बड़ा शहर है। कहता है कि माली देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मुद्रा यानी कि XOF। वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रैंक कार्यकारी भाषा फ्रेंच हो जाएगा। आदर्श वाक हो जाएगा अन पीपल अन बट न्यू फाई, एक लोग एक साक्ष्य एक विश्वास। 22 सितंबर 1960 को सूडान और सेनेगल ने फ्रांस की आज़ादी पा करके मिली फेडरेशन के रूप में स्थापित किया। आगे चलते हैं। आगे कि दक्षिण अफ्रीका मतलब प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेंगे। राजधानी पिट्रोटिया, मुद्रा है रेन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पिट्रोटिया, मुद्रा है रेन। गुआना की राजधानी है जॉर्जटाउन, गुआना का जॉर्जटाउन, मुद्रा है डॉलर। चेक गणराज्य की है प्राग, चेक गणराज्य राजधानी प्राग, मुद्रा है कोरूना। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, मुद्रा है कोरूना। यूक्रेन की राजधानी है कि मुद्रा है हिरविनिया, यूक्रेन की राजधानी की मुद्रा है हिरविनिया। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा है रूबल, रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा है रूबल। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। कहता है कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। छत्तीसगढ़ के अन्य संरक्षित क्षेत्र कहता है कि अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी या उदंती टाइगर रिजर्व, कंगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान और कहता है कि बादल खोल या तिमोर पगली या हाथी अभ्यारण्य। कहता है कि हाथी किस्टोन प्रजाति से संबंधित है। हाथी क्या है? किस्टोन प्रजाति से संबंधित है। एशियाई हाथी 3 उप प्रजातियों हैं। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ हैं। वह है आपका भारतीय, सुमात्रन एवं श्रीलंकाई। भारतीय, सुमात्रन, श्रीलंकाई। हाथी क्रिस्टोन प्रजाति से संबंधित। आगे है
भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति के अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 1 यानी कि IUCN रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय यानी कि सिटीज फीस्ट 1 में जो शामिल किया गया। आगे के हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की पहली गज यात्रा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शीर्ष बम या बॉल है। प्रतियोगी परीक्षा कुछ महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व एवं राज्य श्रीभूम हाथी रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। श्रीभूम कहाँ है? झारखंड में। दिहांग पटका या असम हो जाएगा। मैसूर हो जाएगा कर्नाटक में। अन्नामलाई तमिलनाडु में हो जाएगा। पेरियार हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पेरियार हो जाएगा केरल में। पेरियार केरल में हो जाएगा। इतांकी हो जाएगा आपका नागालैंड। इतांकी हो जाएगा हाथी रिजर्व नागालैंड में। मयूर झरना हाथी रिजर्व हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। मयूर झरना पश्चिम बंगाल में। शिवालिक हो जाएगा उत्तराखंड में। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। श्रीभूम झारखंड, दिहांग असम, मैसूर कर्नाटक, अन्नामलाई हो जाएगा तमिलनाडु में। पेरियार केरल में। इडुक्की हो नागालैंड में। इतांकी हो जाएगा नागालैंड में। मयूर झरना हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। शिवालिक हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? और लोहा में बेलाडीला कर्नाटक पड़ता है आपकी छत्तीसगढ़। बेलाडीला की खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आगे है कि बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक लौह खदान है। बेलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क को सुपर हाई ग्रेड के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 66% से अधिक लौह सामग्री होती है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है बेलाडीला खादान भारत में पहली बार ओपन कास्ट मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, जिसके लिए NMDC द्वारा DPR तैयार किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड भारत के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। बेलाडीला से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। आगे है लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं, क्रमशः उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड है। आगे है ब्राज़ील, चीन शीर्ष 3 उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन। भारत का चौथा स्थान है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, टाइटेनोमैग्नाइट और पीसोलिटिक आयरन स्टोन। भारत के अन्य लौह खनिज उत्पादक राज्य जैसे कि रत्नगिरी या चांदा महाराष्ट्र में है। रत्नगिरी या चांदा महाराष्ट्र में। श्रीभूम और पलामू, हजारीबाग झारखंड में। बस्तर, दुर्ग या बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। क्योंझोर, मयूरभंज उड़ीसा में। बेलारी, चित्तूर हो जाएगा कर्नाटक में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है आपका हो जाएगा आपको 2 सितंबर को। क्या हो जाएगा? 2 सितंबर को। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर के जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात भोपाल में गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी। आगे इसी त्रासदी के बाद से यह दिवस मनाया जाता है। थीम 2023 में स्वच्छ और स्वस्थ ग्राहक के लिए सतत विकास करना है। प्रतियोगी परीक्षा महत्व दिवस। आगे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। एड्स 1 दिसंबर, कंप्यूटर 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग 3 दिसंबर, युवा कौशल 15 जुलाई, राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर को। अब आगे कहता है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वो किया है आपका संस्कृत मंत्रालय ने। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। अब आगे भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल T20 शिखर सम्मेलन पर संस्कृत मंत्रालय लॉन्च किया है। इस पोर्टल में 16 भाषाओं उपलब्धि है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपको 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को स्थापना ग्रामीण महिला को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा विशेष दिवस के रूप में मनाई गई थी। आगे है ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना महासभा ने 2007 में
अपने संकल्प 62 और 136 में की थी। थीम है 2023 ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करती है, यानी कि रूरल वुमेन्स कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। आगे की प्रतियोगी परीक्षा जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 11 अक्टूबर को, आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को, आपदा न्यूनीकरण 13 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। आगे किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, वो जगह आपका भी मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली में बंद एवं एकल परिसंचरण होता है, जिसमें रक्त को एक सिकरा हुआ हृदय द्वारा उदर महाधमनी के माध्यम से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। अधिकांश मछलियां में हीमोग्लोबिन के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। मछलियों के प्लेटलेट्स के बजाय एरिथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। पोषक तत्व का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब आगे ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई कितना है, वो जगह आपका 9322 किलोमीटर, 9322 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो रूस में स्थित है। हाँ, ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य 1891 से लेकर के 1916 तक चला था। इसका अन्य नाम है पार साइबेरियन रेलमार्ग भी है। ट्रांस साइबेरियन का पार साइबेरियन कार्य कब हुआ था? 1991 से 1916 में। अब आगे यह रेल मार्ग पश्चिमी सेंट पीटर्स को व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। आगे चलते हैं। अब आगे है कहता है कि कनाडियाई प्रशांत रेल हेलीफैक्स से वैंकूवर, कनाडियाई हो जाएगा हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पूर्वी सिडनी से पश्चिमी पर्थ तक, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा पूर्वी सिडनी से पश्चिमी। ट्रांस काकरेसियान हो जाएगा सोवियत संघ से फरगाना तक। काहिरा केपटाउन हो जाएगा मिस्र, दक्षिण अफ्रीका से केपटाउन तक। कहता है कि कॉन्टिनेंटल रेलवे आसवन अदिस अबाबा होते हुए भी मोम्बास तक। कनाडा राष्ट्रीय रेलवे कनाडा के हेलीफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक है। आगे यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम प्राप्त हो तो वह हो जाएगा आपका लड़की या लड़का, हो जाएगा आपका लड़की, क्योंकि यही वाहक है, पिते वाहक है। जैसे कि पिता के एक होगा एक्स तो एगो लड़की का होगा एक्स वाई, तो हो जाएगा आपका लड़की हो जाएगा। पिते में पाया जाता है एक्स वाई, इसीलिए लड़की होगा। माता में एक्स पाया जाता है, तो देख लीजिए एक्स बेटी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बेटी, एक्स बेटी हो जाएगा। फिर एक्स वाई बेटा, और पिता से एक्स लेगा, माता को वाई बेटा हो जाएगा। आगे चलते हैं। 50% दोनों मिल कर देगा। अब आगे कि किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है, वो जगह आपका मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। मेघालय राज्य में 200 वर्ष से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करती है और सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। मेघालय के महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। राजधानी शिलोंग है। क्षेत्रफल 22,429 है किलोमीटर। लिंगानुपात 983 है। मुख्य भाषा है गारो, खासी, जयंतिया, अंग्रेजी। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। उत्तर तथा पूर्वी में असम, उत्तर पूर्व में असम है, दक्षिण में पश्चिम में हो जाएगा बांग्लादेश से घिरा है। उत्तर पूर्व में असम से, दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पर्यटन स्थल चेरापूंजी, मानसीराम, बाड़ापानी गुफाएं और एलिफेंटा जलप्रपात या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सभी कहाँ? मेघालय में। कौन कौन? चेरापूंजी, मानसीराम, बाड़ापानी गुफाएं, एलिफेंटा जलप्रपात और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सभी मेघालय में। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा क्रेम ब्लियॉट प्रवाह मेघालय में ही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान मेघालय में है। कहता है कि नोकलियाई जलप्रपात यानी कि 340 मीटर जलप्रपात मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं। आगे की चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ।
मतलब चर्च द्वारा कृषि की उपज का 10वां हिस्सा टिठ के रूप में वसूल किया जाता है। कहता है कि टाइड एक प्रकार की धार्मिक कर है। टाइल एक प्रकार की धार्मिक कर है। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को टाइल कहते हैं। टाइल एक प्रकार का धार्मिक कर है। चर्च कर हो जाएगा आपका सिद्धित हो जाएगा, और जो होता है सीधे कर दिया जाता है उसका टाइल कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बट गया। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरका में कुलीन वर्ग, तीसरका में हो जाएगा कत्यान बड़े व्यापारी हो जाएगा, अदालत कर्मचारी, किसान, कारीगर, भूमिहार, मजदूर, नौकर, ये सभी आ जाएंगे। तृतीय में आ जाएंगे। प्रथम में पादरी, दूसरका में हो जाएगा कुलीन वर्ग। अब आगे प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मा प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार राज्य के दिए जाने वाले करों को छूट है। अब आगे तत्कालीन फ्रांस समाज में केवल 3 स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में और प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1989 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य। 1774 में बर्बो राजवंश के लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। बुर्बो वंश केवल 20 वर्ष की आयु में बैठा था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आज़ाद करने में सहायता की थी। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 फरवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड्स में सार्वजनिक रूप से फांसी सजा दे दिया गया था। प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड्स में फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से 10 प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 48 में। कब हुआ था? 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से 10 प्रथा का उन्मूलन 1848 में हो गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश में 10 प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। उल्लेखनीय है कि दास व्यवहार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दो या नास्ते बंदरगाह से अफ्रीका तक फ्रांसीसी सौदागर कहता है कि बोर्दो या नांतेन बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां से स्थानीय सरदार से 10 दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देश तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में बैठाया जाता था। आगे है वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। सन 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया है, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हो गया। आगे चलते हैं। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद से क्या कहा जाता है? डायट क्या कहा जाता है? राइखस्टाग। क्या कहता है? राइखस्टाग। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को राइखस्टाग कहा जाता है। सन 1919 में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां जर्मन राइख के लिए नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपनाया गया। जर्मन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में जर्मन राइख ने कार्यभार संभाला तथा उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम अर्जुन राइख थी। आगे महत्वपूर्ण देश एवं उनके संसद। रूस को जगह डीमा, इजराइल के नेसेट, जापान का डाइट, जर्मनी के बुंडेस्टैग, मलेशिया के दीवान नगरा, पोलैंड का सोजिम, नेपाल को जाएगा पोलैंड का सोजिम, नेपाल को जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, फ्रांस हो जाएगा नेशनल असेंबली, स्वीडन को जाएगा रिक्सडॉग। फिर पढ़ते हैं। रूस के डीमा, इजराइल के नेसेट, जापान का डाइट, जर्मनी के बुंडेस्टैग, मलेशिया के दीवान नगरा, पोलैंड का सोजिम, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत,
फ्रांस की नेशनल असेंबली है, और स्वीडन का हो जाएगा आपका रिक्सडॉग। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजप्रसाद था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था या फ्रैंकफर्ट में होता था। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब अभी राजीव कुमार है। आगे के भारत के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार 25वां है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन आयोग के संबंधित उपबंध किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचक आयुक्तों के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के जो भी पहले होता है तब तक होगा, जब अन्य चुनावों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनावी क्षेत्रों का जो है ना परिसीमन करना है, मतदाता सूची को तैयार करवाना है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है और चुनाव करवाना है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसे प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिद्धू हैं। अब कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में आता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका जहाँ प्राकृतिक संसाधन से बात होगा वो जगह कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन और उत्खनन। कौन? कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन, उत्खनन। द्वितीय में आ जाएगा आपका जैसे विनिर्माण आ जाएगा, जैसे कि निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति जो उद्योग से प्राप्त होता है। तृतीय में आ जाएगा दोनों को मिलर से जो प्राप्त होता है, व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, चिकित्सा, बैंकिंग। ठीक। अब आगे के चतुर्थ क्षेत्र में यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल होती है। जैसे हो जाएगा आपका शोधनकर्ता हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, तकनीकी वाला भी सब आएगा। चतुर्थ में आ जाएगा आपका सूचनाओं का ग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, प्रकाशीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि। चतुर्थ में कौन आ जाएगा? सूचना का ग्रहण करना, सूचना का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि। पंचक क्षेत्र के बारे में, यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। पंचक क्षेत्र जो है यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड, कॉपर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञों के होते हैं, शोधनकर्ता और वैज्ञानिक। आगे चलते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में? ये कृष्णा गोदावरी के आसपास होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, हो जाए गोदावरी में हो जाएगा, गोदावरी में। आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना जो है तेलंगाना में स्थित है। इस परियोजना के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: परिवहन, बिजली और सिंचाई। कालेश्वरम परिवहन, बिजली और सिंचाई। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई एवं पेयजल प्रणाली। इस योजना की लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपया है, जिसका उद्घाटन जून 2019 में किया गया था। आगे है कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रतियोगिता परीक्षा होगा। भीम बांध परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र तेलंगाना में, मतलब कौन नदी पर है? भीम बांध परियोजना है पावना एवं कृष्णा नदी पर है। भीम बांध परियोजना कहाँ है? पावना कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। भीम बांध परियोजना कहाँ है? पावना एवं कृष्णा नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, तेलंगाना। इंदिरा गांधी बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है। इंदिरा बांध परियोजना कहाँ है? इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश से लाभ होता है, इसको मध्य प्रदेश को लाभ होता है। मीनाक्षी बांध परियोजना मीनाक्षी नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में लाभान्वित है, उड़ीसा। भीम बांध परियोजना पावना एवं कृष्णा महाराष्ट्र, तेलंगाना। इंदिरा गांधी बांध परियोजना नर्मदा मध्य प्रदेश। मीनाक्षी बांध परियोजना मीनाक्षी नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। माही बजाज परियोजना माही नदी गुजरात और राजस्थान। कहता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलुज नदी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। आगे है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। आगे है
बाएं किनारे में मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ, बायाँ किनारा से जो मिले छे जो मिलता है वो है राम गंगा है, हाँ, घग्गर है, गोमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। कौन कौन? रामगंगा, बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, घग्गर, महानंदा है। बाएं से, दायां से मिलता है यमुना, सोन, टोंस, ये सब मिलता है। कौन? यमुना, सोन, टोंस, ये दाएं से। बायां से रामगंगा, भागीरथी, बागमती, नहीं, घग्गर, गोमती और महानदी, कोसी, सब हो जाएगा वही बायां वाला। आगे कहता है गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मतलब होता है जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश को मेघना कहा जाता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा आबाद तंत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों एवं बिहार के 38 जिलों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। मोहना संगम गंगा नदी पर है। यमुना की सहायक नदियाँ, इसके बारे में जान लेंगे। बाएं से टोंस, सेंगर, हिंडन, रिंद की सबसे कहते हैं कि टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बायां पर हो जाएगा टोंस हो जाएगा, सेंगर हो जाएगा, हिंडन हो जाएगा, रिंद हो जाएगा। टोंस, हिंडन, रिंडन, सॉन्ग्स, ये सभी यमुना बाएं से। दाएं से हो जाएगा चंबल, बेतवा, सिंध और केन। चंबल, बेतवा, सिंध और केन ये हो जाएगा दाएं सिरे से। बाएं से हो जाएगा टोंस, सिंगर, हिंडन, रिंद। आगे चलते हैं। आगे खेतरी किस राज्य में स्थित है? खेतरी राजस्थान में, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी खान जो है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तांबा के अनुमानित भंडारण में राजस्थान 54%, उत्तराखंड झारखंड 20 और मध्य प्रदेश 18.7% है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से संबंधित है, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में होता रहा है। देश में तांबा का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों से इसका आयात भी किया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% जो है केवल कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। जस्ता का सबसे अधिक उपयोग लोहा की जलरोधी बनाने में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली शीशे की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सिंहभूम जिला। यूनानी को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था? वो किया गया था आपका कुस्तुतुनिया की संधि जो हुआ था 1832 में, कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। आगे चलते हैं। यूनानी को कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा 1832 में एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। 15वीं सदी से यूनानी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। यूनानी के राष्ट्रवादियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कवियों और कलाकारों ने यूनानी को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध में यूनानी के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। आगे है अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन। अंग्रेज कवि जो था लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए थे, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज कवि था लॉर्ड बायर। आगे अंततः 1832 की कुस्तुनिया की संधि में यूनानी को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। उल्लेखनीय है कि यूनानी की स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास संचार हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्साई की संधि 1919 के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब आगे है अब आ गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? पुलिस संगठन से, मानवाधिकार संबंधित होगा। किससे? मानवाधिकार से।
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संबंधित है या गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1861 में 1961 में हुआ था। स्थापना 1961 में हुआ था। पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा की गई थी। पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा की गई थी। मुख्यालय लंदन यूके में। मुख्यालय कहाँ है? लंदन यूके। स्थापना 1961 में हुआ था। पीटर बेंसन नामक ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। गैर संवैधानिक गैर सरकारी संगठन है, मानवाधिकार संबंधित है। अब आगे इसका संगठन का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित दस्तावेज से निर्धारित अधिकार का उपयोग कर सके। अब आगे है प्रतियोगी परीक्षा। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में किया गया था, जिसको मुझे मुख्यालय जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1995 में। मुख्यालय जेनेवा में। इंटरपोल का स्थापना 1927 में किया गया था। मुख्यालय लियोन फ्रांस में। इंटरपोल को 1927 में लियोन फ्रांस में है। UNDP 1965 में। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। आर्थिक सहयोग संगठन हो जाएगा 1961 में हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। WTO 1995 जेनेवा। इंटरपोल 1927 लियोन फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद 1965 न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग संगठन विकास संगठन हो जाएगा 1961 में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? वो जगह आपका रिल क्यारा सुरंग। कौन जगह? रिल क्यारा सुरंग। याद रखिए, रिल क्यारा सुरंग, रिल क्यारा सुरंग। आगे उत्तराखंड की सिल क्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक। अब आगे है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपये की राहत राशि देने की ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल के पास बोखनाग मंदिर पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। कौन किसे आया था? सबसे पहले किया था आपका मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज। आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हो गया ना। अगर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है, या पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। फाहियान या गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के सामाजिक संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के जनता को खुशी एवं समृद्ध बताया। आगे चलते हैं। आगे है फाहियान भारत में 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 में यहाँ से गया था। 399 ईस्वी में आया था, 414 में गया था। फाहियान का प्रसिद्ध पुस्तक फूकोकी। फाहियान की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? फूकोकी है। हेनसोंग के सियोकी है। आगे की चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हेनसोंग 630 में भारत आया और 15 वर्षों तक रहा था। हेनसोंग भारत में भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अभ्यास करने आए थे। इतिसंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 672 से लेकर के 695 ईस्वी तक भारत में रहा था। कितना से? 72 से लेकर के 95 तक। आगे की इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वो किया गया रविश कुमार को। भारतीय पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश अवार्ड रविश कुमार को दिया गया है। 22 दिसंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। न्याय पाठ नाम का अखबार भी इस कार्यक्रम से विमोचित किया जाता है। रविश कुमार को वर्ष 2019 में रामन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? बताता है द्वितीय क्षेत्र में। कौन? द्वितीय में आता है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे है भारत के विभाजन के संदर्भ में औसत कथन चुने। पूर्वी राष्ट्र का सिद्धांत लागू था, जो सही है। यही गलत है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत लागू था, गलत है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, सही है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया था, ये भी सही है। भारत और पाकिस्तान को 2 संप्रभुत्व राष्ट्र बना दिया गया था, ये भी सही है। पहला आपका गलत है।
मार्च 1947 में वायसराय बन करके भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच बातचीत समझौता बढ़ाया। यह एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। माउंटबेटन था, भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का आदेश सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर के भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यही माना कि देश का 1/3 भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। आगे चलते हैं। अब आगे है, राष्ट्रवादी नेता केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहां मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब एवं बंगाल का विभाजन आवश्यक हो गया। पूर्व पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव था, मुस्लिम लीग का, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का निश्चय लिया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। आगे कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया मगर इसलिए नहीं कि यहाँ दो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र रहते थे, बल्कि ये पिछले लगभग 17 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन न होता तो सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार हो जाता। यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर के अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत के फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वालों मुसलमानों को जब उनसे पूछा कि वह क्या करे तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनाना चाहिए। भारतीय विभाजन के संदर्भ में कथन सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं। अब आगे है कि गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने। गिफिन वस्तुएं दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है। गिफिन वस्तुएं में दाम बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाता है। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है। गिफिन वस्तुएं वह है जिस पर सामान्यतः मांग की नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है तथा कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु का उपयोग कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। प्रथम महिला एड डी कैम चुना गया है आपका मनीषा पाढ़ी। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला एड डी कैम मनीषा पाटिल को चुना गया। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ बनी। कौन? भावना कंठ। कहते हैं सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला अवनी चतुर्वेदी बनी है। पहली महिला अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कौल बनी। चुनाव आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान केंद्र की स्थापना करना। यही मतदान केंद्र की स्थापना थोड़े करता है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशासनिक, सलाहकारी, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है? निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकताओं के बारे में राष्ट्रपति राज्यपाल को आगाह करता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करता है। संसद सदस्यों की निहिताओं से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना तथा नामांकन पत्रों पर परीक्षण करना होता है। विधान परिषद के सदस्यों की निहिताओं से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है। PSLV-C 58 से किसे लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 नहीं, एक्सपो 60। आगे चलते हैं। एक्सपो 60।
चलिए PSLV बारे में जानते हैं। PSLV C 58 रॉकेट से एक्सपो 60 को लॉन्च किया गया है। एक्सपो 60 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। कहता है कि PSLV C 57 रॉकेट का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को परीक्षण किया था। 57 से किया था आदित्य L1 को, PSLV C 57 से, और PSLV C 58 से एक्सपो 60 को लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है एक्सपो 60 का फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। आगे है संगठन ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को परीक्षण किया था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी S सोमनाथन है। आगे चलते हैं। आगे है कि देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकता है? तो कर सकता है आपका संसद करता है। संसद देश में मौजूद कानून में बदलाव संसद कर सकता है। किसी भी देश संसद कर सकता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को है। कानून बनाने या विधि निर्माण का मतलब काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायक कहते हैं। दुनिया भर में संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है और मौजूदा कानून को ख़त्म भी कर सकती है, उसकी जगह नए कानून बना भी सकता है। उच्चतम न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासनों को नियंत्रण करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला भी मानना होता है। प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होने के नाते उसे व्यापक अधिकार होते हैं कि वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है और वह विभिन्न भागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। देश के सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। कहता है कि सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यपालों और चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजपूतों आदि को नियुक्त करता है। अब आगे है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? यह है आपका नेल्सन मंडेला। इस पुस्तक को वर्ष 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में और रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में काम किए। कौन? नेल्सन मंडेला। भारत में इन्होंने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान ने उन्हें 1992 में निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया था। भारत 1990 में भारत रत्न दिया था और पाकिस्तान 1992 में निशान-ए-पाकिस्तान दिया था। 1993 में उन्हें नेल्सन नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनके प्रमुख पुस्तक हैं कंजर्वेशन विद माई सेल्फ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नोइजी वॉक टू फ्रीडम, इन हिज ओन वर्ड आदि ये सभी। आगे कहता है कि स्ट्रेंग्स टू लव द कंप्लेट। कहता है कि स्ट्रेंग टू लव द ट्रम्पेट ऑफ कंसाइडेंस, मार्टिन लूथर किंग लिखा है। आगे कि गेटिंसबर्ग एड्रेस या द सुसाइड सिलोलोकी, अब्राहम लिंकन। ईस्ट वेस्ट द गोल्डन हाउस, सलमान रुश्दी। ए नेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, वाइट्स, इंग्लैंड एस्लेट्स, जॉन ए कैनेडी। आगे हैरी पॉटर एंड डेथली हेलिज, जेके रॉलिंग। आगे कहता है कि राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। इनसाइजर ओवन अध्ययन, सलमान रुश्दी।